Closed doors, I'm a fool for your love. हेलो क्लास 10th, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे कि हमने इससे पिछले टॉपिक पे बात की थी कि धातुएं क्या होती है और अधातुएं क्या होती हैं, धातुओं के गुण और अधातुओं के गुण। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जब एक धातु और एक अधातु आपस में अभिक्रिया करती है तो उनके बीच में रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, अर्थात धातु व अधातु की क्रिया। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से वीडियो को देखिएगा कि जब कोई धातु और अधातु आपस में अभिक्रिया करते हैं तो किस प्रकार के यौगिक बनते हैं, उनके बीच में जो आबंध बनता है वो आबंध किस प्रकार का होता है। तो इन सब के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 2 पॉइंट आप नोट कीजिए, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जब कोई मेटल या कोई धातु किसी अधातु से क्रिया करती है या नॉन मेटल से क्रिया करती है, आपकी जब कोई धातु किसी अधातु से क्रिया करती है, यानी जब आपके पास एक धातु हो और एक अधातु हो और उनकी हम आपस में क्रिया करा रहे हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा उनके क्रिया करने से जो यौगिक बनता है उस यौगिक को हम कहते हैं आयनिक यौगिक। अर्थात धातु और अधातु का जब संयोजन होता है, जब मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन होता है तो आपका आयनिक कंपाउंड बनते हैं या आयनिक यौगिक बनते हैं, जिनमें आयनिक बंध का निर्माण होता है। अभी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि आयनिक बंध क्या होता है। तो जब आपको ये ध्यान रखना है कि जब एक मेटल और एक नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करती हैं तो हमारा जो कंपाउंड बनता है, जो यौगिक बनता है, वो आयनिक यौगिक होता है। नंबर सेकंड पॉइंट, जब एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल से क्रिया करती है या एक अधातु दूसरी अधातु से क्रिया करती है तो वहां जो यौगिक बनेगा वो यौगिक होगा सहसंयोजी यौगिक। यानी ऐसे यौगिक को हम कहते हैं सहसंयोजी यौगिक, जो अधातु और अधातु के संयोजन से बनता है। और इस यौगिक में जो बंध बनेंगे उन बंधों को हम कहते हैं सहसंयोजी बंध। ऐसे बॉन्ड जो होते हैं उनको कहते हैं सहसंयोजी बंध, या जिनको अंग्रेजी में कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। एक आयनिक बॉन्ड होता है जिसको हम आयनिक बंध कहते हैं, एक सहसंयोजी बंध जिसको हम नाम देते हैं सहसंयोजी बंध का इंग्लिश में इसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो बॉन्ड 2 टाइप के हो गए, आयनिक बॉन्ड और दूसरा आपका हो गया सहसंयोजी बंध। ठीक, यानी जब एक नॉन मेटल और नॉन मेटल क्रिया करेगी, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सोडियम एक धातु है, क्लोरीन एक अधातु है। आप ध्यान दीजिए, ये आपकी मेटल है, धातु है, ये आपकी अधातु है। जब धातु और या मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन हुई तो हमारा एक कंपाउंड बना NaCl। ये जो NaCl यानी जो नमक है, सोडियम क्लोराइड, ये एक आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक क्यों है? क्योंकि ये धातु और अधातु के संयोजन से बन रहा है। ऐसे ही देखिए, ये हमारी एक अधातु है हाइड्रोजन, ये क्लोरीन हमारी अधातु है, यानी यहाँ पर दोनों आपकी नॉन मेटल है। हाइड्रोजन भी अधातु है, क्लोरीन भी आपकी अधातु है। जब 2 नॉन मेटल रिएक्ट करती हैं तो वो एक कंपाउंड जो बनाती है, हाइड्रोजन क्लोराइड जो बनेगा, ये होगा सहसंयोजी यौगिक। ये होगा सहसंयोजी यौगिक। और जब धातु और अधातु क्रिया करेंगे तो कैसे यौगिक बनेंगे आपके? आयनिक यौगिक। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि जब कभी भी एक धातु दूसरी अधातु से क्रिया करेगी तो आयनिक बंध बनेगा या आयनिक यौगिक बनेगा, जैसे यहां हमने देखा। ठीक, ऐसे ही जब एक अधातु दूसरी अधातु से क्रिया करती है तो क्या बनता है? आपका सहसंयोजी यौगिक का निर्माण होता है। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा पॉइंट कि जब मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे तो वो कैसे यौगिक बनाएंगे, और जब 2 नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे तो वो कैसे यौगिक बनाएंगे। अब हमने बात करी आयनिक बंध और सहसंयोजी बंध, या आयनिक यौगिक और सहसंयोजी यौगिक। अब हम इनके बारे में बात करेंगे कि आखिर आयनिक यौगिक क्या होते हैं और सहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं। तो जब हम आयनिक यौगिक और सहसंयोजी यौगिक के बारे में बात करेंगे
तो उससे पहले हमें इस आयनिक बंध और सहसंयोजी बंध के बारे में समझना होगा। और आयनिक बंध और सहसंयोजी बंध के बारे में जब समझेंगे तो उससे पहले हमें बात करनी होगी किसकी? रासायनिक आबंध की, केमिकल बॉन्ड की। यानी रासायनिक आबंध जिसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं, केमिकल बॉन्ड। अब ये रासायनिक आबंध क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। बॉन्ड माने होता है जोड़ना किसी चीज को, आबंध माने किसी चीज को जोड़ देना, दो वस्तुओं को या दो पदार्थों को आपस में जोड़ना। तो रासायनिक बंध भी कुछ इसी प्रकार का होता है। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा किसी एक ए परमाणु है, ये हमारा बी परमाणु है, ठीक है। ये हमारा ए का एटम है और ये बी का एटम है। और हमने क्लास 9th में क्या पढ़ा है कि जब दो या दो से अधिक एटम आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एक अणु बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ए और बी जब जुड़ेंगे तो वो एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, ए बी, ठीक है ना। अब ये जो परमाणु हैं, जो एटम हैं, ये किसी न किसी बल से तो आपस में जुड़े होंगे, क्योंकि जब परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो वो अणु बनाते हैं। यानी ये ए बी मॉलिक्यूल बना आपका। अब ये जो ए बी मॉलिक्यूल बना है, इसमें ए का परमाणु और बी का परमाणु किसी बल द्वारा आपस में जुड़े हुए होंगे। इस बल को ही हम नाम देते हैं क्या? रासायनिक आबंध। यानी सीधे सीधे केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन क्या हो गई हमारी? केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन हो गई कि किसी अणु में जो परमाणु है या जो आयन है, हो सकता है ये आयन भी हो सकते हैं, ए प्लस बी माइनस, तो हम कहते हैं कि किसी अणु में जो परमाणु है या जो आयन है वो जिस बल द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं उस बल को हम क्या कहते हैं? रासायनिक आबंध कहते हैं। समझ में आ गया कि किसी अणु में जो विभिन्न क्या है, परमाणु है या आयन है, वो जिस बल द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं उस बल को ही हम क्या नाम देते हैं? रासायनिक आबंध या केमिकल बॉन्ड कहते हैं। यानी एक अट्रैक्शन फोर्स है। केमिकल बॉन्ड सिंपली क्या है? एक अट्रैक्शन फोर्स है जो दो एटम्स को आपस में जोड़ता है या दो आयंस को आपस में जोड़ता है, उसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक हो गया। अब ये जो केमिकल बॉन्ड जब बना, जब अणु का निर्माण हुआ, तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये दो परमाणु आपस में क्रिया क्यों करें। यानी इन परमाणुओं को ऐसी क्या आवश्यकता थी कि इन्होंने आपस में अभिक्रिया करी, है ना। क्योंकि हमने क्लास 9th में पढ़ा है डाल्टन की थ्योरी में कि जो परमाणु है वो फ्री स्टेट में कभी नहीं रह सकता। परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है, अणु के रूप में रहता है ना। तो अब स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रह सकता? ये ए और बी परमाणुओं ने आपस में क्रिया क्यों की? तो हम उस बारे में बात करेंगे कि आखिर जो परमाणु हैं वो एक दूसरे से क्रिया क्यों करते हैं। तो रासायनिक आबंध आपको समझ में आ गया होगा कि हम रासायनिक आबंध किसे कहते हैं या केमिकल बॉन्ड हम किसे कहते हैं। अब हम आपस में अब बात करेंगे कि परमाणु क्रिया क्यों करते हैं, यानी परमाणु क्यों रिएक्ट करते हैं, परमाणु क्रिया क्यों करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे सामने आया कि परमाणु आखिर क्रिया क्यों करते हैं। अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि आखिर परमाणु क्यों क्रिया कर रहे हैं। तो इसका बेसिक एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में कोई भी पदार्थ है या कोई भी वस्तु है वो स्थायित्व को प्राप्त करने की कोशिश करता है। जैसे हम हैं, आप हैं, हम सब क्या प्राप्त करना चाह रहे हैं? स्टेबिलिटी को गेन करना चाह रहे हैं। उस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना। पढ़ाई करने का एम क्या है कि ताकि हम स्थायी हो सके। अभी तो आप डिपेंड है ना, अपने पेरेंट्स पे डिपेंड है। हर चीज के लिए आप किस पे डिपेंड है? अपने पेरेंट्स पे। लेकिन कल की डेट पे आपको स्टेबलाइज होने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकताएं हैं उन चीजों को गेन करने के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं। वैसे ही यहां भी होता है कि जो परमाणु है, जो एटम है, वो स्टेबलाइज होना चाहते हैं। अनस्टेबल होते हैं परमाणु, जो होते हैं बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं और स्टेबिलिटी को गेन करना चाहते हैं। और उस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वो रिएक्ट करते हैं। जैसे आप स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या कर रहे हैं? आप भी तो रिएक्टिव हो रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी एक्टिव हैं। क्यों एक्टिव हैं? क्योंकि आपको भी स्टेबिलिटी को गेन करना है ना। वैसे ही जो एटम होते हैं वो भी एक स्टेबिलिटी को गेन करना चाहते हैं और उस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वो रिएक्ट करते हैं, क्रिया करते हैं। अब वो स्टेबिलिटी क्या है उसके बारे में बात करते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं, किसी एक एटम का एग्जाम्पल लेते हैं। अब उस एग्जाम्पल को लेने से पहले हम
अपनी जो आवर्त सारणी है, हमारी जो पीरियोडिक टेबल है, उसके ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट की बात करते हैं। ग्रुप 18 के एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ग्रुप 18 में कितने एलिमेंट है? देखिए, हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है, क्रिप्टन है, जीनॉन है और रेडॉन भी है। रेडॉन को हम छोड़ देते हैं, ठीक। ये सारे के सारे जो एलिमेंट हैं, इनको नोबल एलिमेंट कहते हैं। ये नोबल एलिमेंट है, इनको उत्कृष्ट तत्व कहते हैं हम, नोबल एलिमेंट। ये आइडियल एलिमेंट भी हम इनको कह सकते हैं, ठीक है ना, या नॉन रिएक्टिव एलिमेंट भी कह सकते हो, क्योंकि ये किसी से रिएक्ट नहीं करते, ठीक हो गया। तो इन तत्वों को हम उत्कृष्ट तत्व कहते हैं, इनको हम उत्कृष्ट तत्व कहा जाता है इन एलिमेंट्स को। और ये एलिमेंट स्टेबल एलिमेंट होते हैं, यानी स्टेबलाइज होते हैं, ये बहुत स्थायी होते हैं, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते। आप सीधे सीधे ध्यान दो कि जिसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, वो उसकी क्रियाशीलता उतनी कम हो जाएगी, उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा स्टेबलाइज है तो उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, जो अनस्टेबल है उसकी रिएक्टिविटी हाई होगी, है ना। इसको अब मैं एग्जांपल के तौर पे दे सकता हूं। यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा है, यानी उसको पहले से बहुत सारा पैसा मिला है उसके पेरेंट्स की तरफ से, या उसके जो भी उसके पीछे के लोग थे, वो बहुत सारा पैसा उसके लिए छोड़ गए और बहुत सारा पैसा है, तो वो स्टेबलाइज है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो स्टेबलाइज है, तो उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, वो काम कम करेगा, क्योंकि उसके पास पहले से बहुत ज्यादा पैसा है, तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई? कम। अब जिसके पास बहुत सारा पैसा नहीं होता है, उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? ज्यादा। वो ज्यादा काम करता है, उतना ज्यादा काम करता है पैसा कमाने के लिए, होता है ना। तो वैसे ही ये जो है, ये एक स्टेबल एलिमेंट है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते। अब क्यों रिएक्ट नहीं करते, देखिए उसके लिए हम बात करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका एटॉमिक नंबर 10 है, इसका एटॉमिक नंबर 18 है। हम तीन ही एलिमेंट की बात करते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। तो जब इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, क्लास 9th में आपने पढ़ा है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2, इसका 2 and 8, इसका 2, 8 and 8, ये तो कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब ये ध्यान देना, इन दो एलिमेंट को देखते हैं, इसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी एलिमेंट के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स उसका जो ऑक्टेट है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, उसका जो अष्टक है वो पूरा भरा हुआ है। अष्टक यानी हम कहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन। तो किसी एटम के यदि लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल है। ये समझना इस चीज को कि अगर किसी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो स्टेबल है। अब हीलियम का तो ऑक्टेट है ही नहीं, हीलियम के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? दो इलेक्ट्रॉन की जो कॉम्बिनेशन होता है उसको कहते हैं डुप्लेट, उसको कहते हैं डुप्लेट। तो अब कहने का मतलब यह है कि दो कंडीशन आपको दे रहा हूं कि पहली कंडीशन क्या है कि यदि किसी एटम के जो वैलेंस सेल है, वैलेंस शेल में अगर उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस शेल यानी लास्ट शेल जो उसका अंतिम कोष है, अगर उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल कंडीशन है। तो वो क्या है? आपका स्टेबल है, स्थायी है। और दूसरा हम कहते हैं यदि किसी एटम का या किसी परमाणु का, यदि किसी परमाणु का प्रथम कोष यानी जो पहला शेल है, प्रथम कोष ही उसका अंतिम कोष हो, प्रथम कोष ही उसका अंतिम कोष हो और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो भी क्या होता है? स्टेबल होता है। ये ध्यान देना, ये दो कंडीशन है। जैसे हीलियम का देखो, हीलियम के पास हमने पढ़ा था शेल कितने होते हैं? KLMN, 4 सेल होते हैं ना। तो हीलियम के पास, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन 2 है तो इसके पास एक ही सेल है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 and 8, तो इसके 2 सेल हैं K and L। इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर लें 2, 8, 8, तो इसके पास कितने सेल हैं? 3, है ना। तो इसके तो लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं, तो ये स्टेबल है। इसका पहला शेल इसका लास्ट सेल है ना, एक ही सेल है, वही उसका क्या हो गया? लास्ट। तो अगर पहले सेल किसी का लास्ट सेल होता है और उसका डुप्लेट कंप्लीट होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो स्टेबल होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, है ना। जैसे हमारे लाइफ में भी हम, कोई हमारा गोल होता है, कोई आइडियल होता है और हम उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। उसके जैसा बनने के लिए हम अपनी क्या होता है, जो हमारा
हम उसी के जैसे बनने के लिए अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं या अपने जो पाथ है हमारा उसको हम चेंज करते हैं। वही तो होता है, उसी को फॉलो करते हुए हम वहां तक पहुंचना चाहते हैं। वैसे ही जो एलिमेंट्स हैं, रेस्ट एलिमेंट, इनको छोड़ के वो इनके जैसा बनना चाहते हैं। यानी या तो उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो और फर्स्ट शेल ही उसका क्या हो, लास्ट, या उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो। अगर किसी एटम के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है तो वो क्या है, स्टेबल हो जाता है। अब इस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये स्टेबिलिटी है, इसको गेन कैसे किया जाता है? अब इस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए 3 कंडीशन है। देखिए कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करके, या हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करके। नंबर दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। दूसरा तरीका क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके। और तीसरी कंडीशन जो है वो है इलेक्ट्रॉन का साझा करके, शेयरिंग करके, इलेक्ट्रॉन का साझा करके। यानी ये 3 तरीके हैं किसको प्राप्त करने के लिए, उस स्टेबिलिटी को, यानी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए या 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए। फर्स्ट सेल अगर लास्ट सेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, और जिसमें 1 से ज्यादा सेल होते हैं उसमें लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, 8। अब देखो कैसे होता है। देखिए मैं आपको इसकी कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे आपका सोडियम है, ठीक है ना, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2 8 1, इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये सोडियम इस 1 इलेक्ट्रॉन को दे देता है किसी को, तो क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव, एक आयन बन गया। आयंस कैसे बनते हैं क्लास 9th में आपने पढ़ा हुआ है बढ़िया तरीके से। तो इसने अगर 1 इलेक्ट्रॉन को ये किसी को रिलीज कर देता है तो ये Na पॉजिटिव बना देता है। और Na पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो अब इसके पास 2 ही शेल रह गए, कितने, 2 और 8। तो इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। यानी ये किस में चले गया, स्टेबल कंडीशन। ये कहां चले गया, स्टेबल कंडीशन में। पहले क्या था, अनस्टेबल था। क्यों अनस्टेबल था, क्योंकि इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं थे ना। अब दूसरा ये यानी स्टेबल हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये स्टेबल हो गया। तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके भी क्या कर सकते हैं, स्टेबिलिटी को गेन किया जा सकता है। सेकंड कंडीशन हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को गेन करके, जैसे आपके पास क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 8 और 7, है ना। इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो ये अनस्टेबल है ना, अनस्टेबल है, इसीलिए क्या है, रिएक्टिव है, क्रियाशील है। क्योंकि जो अस्थायी होता है वो क्रियाशील होता है, तो ये अनस्टेबल है इसलिए रिएक्टिव है। अब क्या हुआ, इसने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो किसमें बन गया, Cl नेगेटिव। क्योंकि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, जब कोई त्यागता है तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, Cl नेगेटिव बनाया। अब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, देखिए लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन और ले लिया, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8 और 8, स्टेबल हो गया। किसकी जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया ऑर्गन की तरफ। यहां कॉन्फ़िगरेशन किसकी तरह हो गया, नियॉन की तरफ हो गया ना। तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, यानी पहले अनस्टेबल था, जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो कैसा हो गया, स्टेबल हो गया ना। ऐसे ही अगर हम देखते हैं HCl में, अब हमने तीसरी कंडीशन पर आ रहे हैं, शेयरिंग करके। अब शेयरिंग करके क्या होता है, देखिए क्लोरीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7, 1 2 3 4 5 6 7। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है, यानी इसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। अब इसको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1, क्योंकि 8 तो बना ही नहीं सकता, क्योंकि पहले शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। डुप्लेट होता है पहला कंप्लीट केवल, तो इस 8 इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं सकते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, 2 बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। ऐसे क्लोरीन का 17 होता है, तो 2 8 7 कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब होता क्या है कि ये क्लोरीन और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं, और दोनों स्टेबल हो गए। हाइड्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये ध्यान देना, इन शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन पे दोनों का हक होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक बिजनेस है, कोई 1 लाख का बिजनेस शुरू करना है, मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है,
50,000 मेरे पास रुपीज है। अब मैं कैसे उस बिजनेस को स्टार्ट करूं? तो मैंने एक अपना कोई क्या ढूंढा, एक दूसरा आदमी ढूंढा और उस दूसरे आदमी के संग उससे कहा कि 50,000 आप लगाओ, 50,000 मैं लगाता हूं, बिजनेस शुरू करते हैं। तो हमने दोनों ने शेयरिंग करी 50,000 की और हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट पे दोनों का बराबर का हक होगा ना, क्योंकि उसके भी 50,000 लगे हैं, मेरे भी लगे हैं, तो उस प्रॉफिट पे दोनों का बराबर हक है। वैसे ही यहाँ जो शेयरिंग हो रखी है, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों पर दोनों का हक है ना। अब इन 2 इलेक्ट्रॉनों पर क्लोरीन का भी हक है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर हाइड्रोजन का हक भी है। अब क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 2 4 2 6 7 और 1 8, क्योंकि ये दोनों पर इसका हक भी है। हाइड्रोजन के 1 और 2, तो दोनों सेटिस्फाइड हो गए, स्टेबल हो गए। तो कहने का मतलब होता है कि जो स्टेबिलिटी की हमने बात करी, उस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं, या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाते हैं, या इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग की जाती है। अब ये ध्यान देना कि इलेक्ट्रॉन जब डोनेट किए जाते हैं, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आया होगा ना। एक क्वेश्चन क्या आया आपके माइंड में, देखिए मैं बताता हूं कि यहां पर इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन थे, हमने वो 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि ये 7 इलेक्ट्रॉन ले भी तो सकता था। अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन लेता तो क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाता, 2 8 एंड 8 ऑर्गन की तरह हो जाता। लेकिन आप ये ध्यान देना कि जो इलेक्ट्रॉन को लेना और देना होता है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी एटम 7 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाता है। गेन करने का मैक्सिमम 1 2 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, और 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है। मैक्सिमम होता है, कहीं कहीं केस में 4 इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट भी जाता है, लेकिन मैक्सिमम क्या होता है कि किसी परमाणु द्वारा 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है, और 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी किए जा सकते हैं। इससे ऊपर इलेक्ट्रॉन ना तो त्यागे जाते हैं और ना ही ग्रहण किए जाते हैं। समझ गए? तो यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं ग्रहण किए? क्योंकि पॉसिबल नहीं है। अब क्यों पॉसिबल नहीं है हम आगे डिस्कस करेंगे कि 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पॉसिबल क्यों नहीं होता है। वैसे ही आपका देखो क्लोरीन के केस में भी ऐसा ही है। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 8 7। अब हमने क्या किया था, 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो क्लोरीन नेगेटिव बना, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2 8 एंड 8। अब आप ये भी तो कह सकते थे कि 7 इलेक्ट्रॉन दे दिए जाते हैं। अगर क्लोरीन आपका 7 इलेक्ट्रॉन दे देता तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता, 2 एंड 8, है ना। तो लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन दिए भी नहीं जा सकते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन लिए भी नहीं जा सकते हैं। इसीलिए अगर कहीं पर 1 इलेक्ट्रॉन को देने से स्टेबिलिटी आती है तो दे सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन को देने से स्टेबिलिटी आती है तो दे सकता है, ऐसे ही 3 इलेक्ट्रॉन तक ग्रहण करना हो तब भी 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो हमने 3 कंडीशन कही। पहले इलेक्ट्रॉन त्याग करके, दूसरा हमने कहा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, और तीसरा हमने कहा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से। अब ये समझना, यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है कि जब इलेक्ट्रॉन देकर या इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबिलिटी को गेन किया जाता है, तो वहां पर जो बॉन्ड बनते हैं उनको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड या आयनिक बंध। आयनिक बंध कब बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन या तो एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है। जब साझेदारी होती है तो वहां जो यौगिक बनते हैं या वहां जो बंध बनते हैं, बॉन्ड बनते हैं, उनको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बंध। एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं, देखो जैसे आपके पास सोडियम एटम है, ठीक, और आपके पास क्लोरीन एटम है। अब हम कह रहे हैं कि सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। समझना इसको, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या सोडियम के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 11। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, और जो आपका क्लोरीन है, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए हम सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2 8 एंड 1, क्लोरीन का 17 होता है तो 2 8 एंड 7, है ना। अब क्या करता है, देखो अभी मैंने कहा था कि सोडियम को जब स्टेबिलिटी गेन करनी है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, त्यागने के बाद क्या बनाता है, Na पॉजिटिव बना दिया, और जब Na पॉजिटिव बनाया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2 एंड 8। किसके जैसा हो गया, किसके जैसा हुआ, नियॉन जैसा हो गया, सेकेंड एलिमेंट हो गया ना। ऐसे ही क्लोरीन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7।
क्लोरीन ने इस एक इलेक्ट्रॉन को, ये जो एक इलेक्ट्रॉन किसने छोड़ा, सोडियम ने छोड़ दिया, इस एक इलेक्ट्रॉन को किसने एक्सेप्ट कर लिया, क्लोरीन ने। जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनाएगा, Cl नेगेटिव, और कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2 8 and 8 किसके जैसा हो जाएगा, ऑर्गन जैसा, यानी ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। तो होता क्या है, जब NaCl का फॉर्मेशन होता है सोडियम क्लोराइड का, तो जो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में और जो क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन है, देखिए, तो सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है और उस एक छोड़े हुए एक इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेता है, क्लोरीन। तो सोडियम भी स्टेबल हो जाता है, क्लोरीन भी स्टेबल हो जाता है, और इस सोडियम और क्लोरीन के बीच में एक बंध बन जाता है। उस बंध को हम कहते हैं आयनिक बंध, और आयनिक बंध आयनों के बीच में बनता है प्लस और माइनस। आपको पता है सोडियम पॉजिटिव होल है और क्लोरीन क्या है, नेगेटिव। और आपको पता है कि जो अपोजिट आयन होते हैं, विपरीत आयन होते हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अपोजिट चार्जेज आकर्षित करते हैं, और इनके बीच में ये जो आकर्षण बल कार्य कर रहा है, इसी आकर्षण बल को हम क्या नाम देते हैं, आयनिक बंध या आयनिक बॉन्ड, है ना। ऐसे ही आप किसी और का, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड का, हम इसका भी समझा सकते हैं MgO। जब हम आयनिक यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको केवल एग्जांपल बता रहा हूं। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हम पढ़ें तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12, कॉन्फ़िगरेशन करें 2 8 and 2। और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 2 and 6। यानी इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, और इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ने हैं, 2। तो मैग्नीशियम क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, Mg2 पॉजिटिव में। समझ में आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, अब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2 and 8। तो 2 and 8 यानी नियॉन जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो स्टेबल हो गया ना। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट कर लिए, ऑक्सीजन ने, क्योंकि उसको स्थायी होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो क्या बनेगा, O2 नेगेटिव। जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उतना चार्ज आता है। अब क्या हो जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 and 8, ये भी किसके जैसा हो गया, नियॉन जैसा। तो ये भी स्थायी हो गया, ये भी स्थायी हो गया, तो दोनों आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। ये आपका Mg2 पॉजिटिव है, ये आपका O2 नेगेटिव है, अपोजिट चार्ज है, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और आकर्षित करते हैं किस बल से, आयनिक बंध से। ऐसे ही अगर आप इसको समझाना चाहते हैं तो मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और ऑक्सीजन के पास कितने हैं आपके, 6, है ना। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये छोड़ता है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन उनको ले लेता है, तो MgO का निर्माण होगा, और ये MgO जो होता है, इनके बीच में जो बंध बनता है वो कहलाता है आयनिक बंध। समझ में आ गया होगा शायद, मुझे लगता है आपको आयनिक बंध समझ में आ गया होगा। तो आयनिक बंध कब बनता है, जब एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है और उसके द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों को दूसरा परमाणु ग्रहण करता है। यानी इलेक्ट्रॉनों के त्याग और ग्रहण द्वारा जो बंध बनते हैं उनको हम कौन सा बॉन्ड कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब हम आते हैं सहसंयोजी बंध के बारे में, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, जो शेयरिंग से बनते हैं। अब शेयरिंग से कैसे बनते हैं, देखिए एक एग्जांपल आपको मैं दे चुका हूं किसका, HCl का। अब हम मीथेन का एग्जांपल लेते हैं, CH4, ठीक है ना। अब मीथेन में 2 टाइप के परमाणु हैं, एक है कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6, एक हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1। तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 1, कार्बन का हो गया 2 and 4। तो कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, यानी स्थायी होने के लिए क्या कंडीशन है, देखो, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं किए जा सकते हैं, पहले बता चुका हूं, ग्रहण कितने 1 2 3। 4 इलेक्ट्रॉन अगर लेता है तो 4 + 4 कितने हो जाते हैं, 8। अगर 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो भी इसका डुप्लेट कंप्लीट है, तो भी स्थायी है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन त्यागे भी नहीं जा सकते हैं। तो कार्बन तीसरी कंडीशन को अपनाता है, 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। अब साझेदारी कैसे होती है, देखो, ये कार्बन है आपका, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 1 2 3 4, हो गए ना। अब हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास मीथेन में, देखिए 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 and 4, है ना। प्रत्येक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन, तभी तो 2 होंगे डुप्लेट। तो ये प्रत्येक हाइड्रोजन कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। इस हाइड्रोजन के भी 2 कंप्लीट हो गए, इसके भी 2 कंप्लीट हो गए, इसके प्रत्येक हाइड्रोजन के क्या हो गए,
दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। अब जब कार्बन सबके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है तो सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग लेगा भी तो सही। तो कार्बन क्या करता है, इन सारे हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग लेता है। देखिए अब जब शेयरिंग ले रहा है तो आप देखिए अब ये शेयर इलेक्ट्रॉन जो है इसमें दोनों का हक होता है। तो कार्बन के कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए और प्रत्येक हाइड्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। तो शेयरिंग द्वारा जो बॉन्ड बनते हैं उनको कहते हैं हम सहसंयोजी बंध। ठीक, तो हमने आज पढ़ा कि धातु और अधातु की क्रिया कैसे होती है, आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, सहसंयोजी बॉन्ड क्या होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम इसी को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।